कितना सुकून था जिंदगी में, कितनी आजादी थी जिंदगी में, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया। कोविड-19 के कहर ने सबको घरों में कैद कर दिया, या यूं कहें कि आजादी जो हमारी थी आम आदमी की, उस पर ब्रेक लग गया। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। एक महीने से जारी घरबंदी में आज थोड़ी राहत मिली तो सब गुड फील हुआ, लेकिन इतना काफी नहीं है। आपका सतर्क रहना अभी भी जरूरी है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाहर कोरोना घूम रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को सीमित करने के लिए देश भर में लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन के चलते सभी इंडस्ट्रीज और कारखाने बंद हैं। बाजार हो या खेल जगत, अर्थ जगत हो या बॉलीवुड, हर जगह इसका असर पड़ा है। सरकार के हों या फिर अन्य वर्गों के सारे प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चले गए हैं। हालांकि सरकार किस्तों में राहत देकर कोरोना से लड़ रही है। आज भी सरकार ने कई चीजों में छूट देकर लोगों को अच्छा फील करवाया है। शर्तों के साथ सभी दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी राहत भरी खबर आई है। दरअसल 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 6% नए मामले सामने आए हैं। जब से भारत में कोरोना वायरस के मामले रोजाना 100 से ज्यादा सामने आ रहे हैं, तब से लेकर अब तक का प्रतिशत के हिसाब से ये सबसे कम आंकड़ा है। लेकिन सबके बीच खास बात यह है कि हमारा सावधान रहना अभी भी उतना ही जरूरी है जितना कि पहले था। तो कोरोना संक्रमण के चलते केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। उन निर्देशों के तहत दुकानें खुलेंगी, लेकिन उसके लिए बहुत सी ऐसी सावधानियां बरतनी है जिनको लेकर एहतियात के तौर पर काम करने की जरूरत है, और जो इनका पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो कोरोना संक्रमण को लेकर जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उन गाइडलाइंस को लेकर किस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं अलग अलग राज्यों में, जानने की कोशिश करेंगे। अमितेश के पास चलेंगे, हमारे ब्यूरो हैं उत्तर प्रदेश से। अमितेश, जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है, उनको लेकर किस प्रकार की एहतियात बरती जा रही है? क्या कुछ नियम जो है उनमें ढील देने की बात आ रही है? यूपी से हालात कैसे हैं अमितेश? चलिए, अमितेश का संपर्क टूट गया है। अंजनी पांडे के पास चलेंगे, बिहार से हमारे ब्यूरो हैं। अंजनी पांडे, जो हम सुबह बात कर रहे थे कि कुछ ढील दी गई है, लेकिन फिलहाल बिहार में उस ढील को लेकर क्या कुछ स्थिति बन रही है अंजनी पांडे? देखिए, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो ढील देने की बात केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है, जो गाइडलाइन दिए गए हैं, उस गाइडलाइन के अनुसार ही जो भी शॉपिंग दुकानें हैं, जो भी आसपास के इलाके के दुकान है, उनको ही खोलने की ये छूट दी जाएगी। अभी मैं बता दूं दर्शकों को कि अभी भी उच्च स्तरीय मीटिंग जो है वह डीजीपी के नेतृत्व में चल रहा है, और जितने भी आला अधिकारी हैं, वह गृह सचिव हो, फिर प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हो, या फिर और मुख्य सचिव बिहार सरकार के हो, इन सब की मीटिंग अभी चल रही है। और लगभग 1 घंटे के बाद, मीटिंग के बाद, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने घर से ही, आवाज से ही डीजीपी जो है वो मीटिंग कर रहे हैं सभी आला अधिकारियों से। जो भी जिले हैं उन सभी जिलों की स्थिति जो है उनका आकलन किया जा रहा है, और यह निष्कर्ष निकल के आएगा कि किस तरह से ढील जो है वह दुकानों को खोलने के संदर्भ में दी जाए। क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर संक्रमण जो है वो फैल गया है। जो अरवल इलाका था, अरवल जिला था, उस अरवल जिले में आज एक पॉजिटिव केस आया है, जिसके वजह से सरकार फिर यह सोच रही है कि किस तरीके से हम जो दुकानें हैं उन दुकानों को खोला जाए, कैसे छूट दी जाए ताकि आम लोगों को राहत मिले। लेकिन इसके साथ साथ जो संक्रमण है वह संक्रमण न फैले, इसको भी लेकर के ध्यान रखना है सरकार को। और साथ ही साथ जो नागरिक है, जो आवासीय लोग हैं, जो वहां पर के रहने वाले लोग हैं, उनको भी यह सोचना है कि यदि दुकान खुल जाती है तो उस पर हमें एहतियात बरतने होंगे। जो गाइडलाइन दिए गए हैं उन गाइडलाइन के अनुसार हमको उनका पालन करना होगा, और जो सख्त निर्देश केंद्र
केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए हैं उसके अनुसार ही दुकानें जो है वो खुलने की बात होगी। अभी फिलहाल जो है वो डीजीपी के नेतृत्व में, डीजीपी की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही है और 1 घंटे के बाद जो है पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि बिहार में किन जगहों पर और किन हालातों में और किस तरीके से इन दुकानों को जो है वो खोला जाए। फिलहाल जो पटना का जो मारूफगंज मंडी है, अनाज की सबसे बड़ी बिहार की मंडी है, उसमें खोलने को लेकर के जिलाधिकारी ने आदेश दिया है और वह रात 8 बजे से 12 बजे तक ये मंडी की दुकानें जो है वो वहां पर की खुली रहेंगी और 12 बजे के बाद सामान जो लाने का है कारोबारियों के लिए, उनके लिए रात 12 बजे से 6 बजे सुबह तक आवागमन जारी रहेगा। लेकिन जो खरीदने वाले व्यापारी हैं, जो थोक व्यापारी हैं या खुदरा व्यापारी हैं, वे उन मंडियों से रात 8 से 12 बजे के बीच में सामान खरीद पाएंगे। लेकिन आम लोगों की जहां तक सुविधा की बात है, आम लोगों के लिए जो दुकानें खोलने की बात है, उनमें यह साफ अभी स्पष्ट थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद अभी थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल अंजलि पांडे, अभी मीटिंग चल रही, हाई लेवल मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग के बाद फैसला हो पाएगा कि क्या निकलकर सामने आता है। अमितेश के पास चलते हैं। यूपी में किस प्रकार की स्थिति? अमितेश, देखिए, जो हरियाणा सरकार की बात करें तो वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से जो गाइडलाइंस केंद्र सरकार ने दी थी, उनका पालन करवाने को लेकर अपनी तरफ से अनुमति दे दी है। यूपी सरकार की तरफ से क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक हाई प्रोफाइल जो मीटिंग है वो अभी चल रही है और थोड़ी देर बाद ही जो तस्वीर है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। लेकिन राजधानी लखनऊ की बात करें शमशेर, तो राजधानी लखनऊ में किसी भी तरह की कोई भी छूट नहीं दी जाएगी और पहले की तरह ही जो स्थिति है वो बनी रहेगी। खुद जो जिलाधिकारी हैं लखनऊ के, उन्होंने ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई है और ये कहा है कि किसी भी तरह की कोई भी ढिलाई लखनऊ में नहीं दी जाएगी। उसके पीछे जो वजह दी गई है शमशेर, लगातार जहां पर राजधानी लखनऊ में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अलग अलग जगहों पे जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो उनकी तादाद बढ़ रही है, नए रोज मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में राजधानी लखनऊ में किसी भी तरह की कोई भी ढील नहीं दी जा रही है। उसके अलावा बाकी प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें तो वहां पर से थोड़ी देर बाद ही पूरी तरह से तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी कि किन किन जिलों में कितनी ढिलाई बरती जाएगी और खास तौर पर किस तरह की ढिलाई बरती जाएगी, अपने आप में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है। नीतीश, लौटेंगे आपके पास, हम यशेंद्र के पास चलेंगे। यशेंद्र, हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ नियमों को लेकर जो ढील देने की बात हो रही थी वो ऐलान हो गया है। अब जो स्थिति बन रही है वो ये बन रही है कि हरियाणा में जो केंद्र की गाइडलाइंस उसका पालन किया जाएगा और उस लिहाज से लोगों को कुछ छूट मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या, जैसे हम सुबह भी बात कर रहे थे, कि क्या अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे पास इतनी पावर है, हमारे पास इतनी मैन पावर है, पुलिस फोर्स है कि लोगों की हर एक्टिविटी के ऊपर हमारी नजर बनी रहे और हम किसी प्रकार से जो लॉकडाउन में जो नियमावली है उसका पालन लोगों को करने दें, उनको रोकें अगर वो कुछ भी गलत करते हैं तो? जी बिल्कुल शमशेर, आपको बता दें कि अब जो है गेंद हमारे पालने में है, यानी कि लोगों को अब पुलिस के ऊपर से हटकर खुद को जो जिम्मेदारी है वो निभानी होगी। देखिए, सरकारों ने छूट हमें दे दी है, हमें सरकारों ने कह दिया है कि आप अपनी दुकानें खोलिए, 50% स्टाफ के साथ जो है आप अपनी दुकानें खोल सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारी हमें खुद को निभानी पड़ेगी कि हम उसे किस तरह से पालना करते हैं। शमशेर, सरकारें पूरी तरह से लगी हुई हैं, लेकिन अब हमने क्या करना है वो देखने वाली बात होगी। अगर हम खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो हमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना होगा, साथ ही साथ हमें ग्लव्स और मास्क पहन के घर से निकलना होगा। शमशेर, हम पुलिस पर निर्धारित नहीं रह सकते क्योंकि पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, लेकिन फिर भी अगर हम ये जिम्मेदारी खुद की समझ ले, क्योंकि जान हमारी है, हमारी जान सर्वप्रिय है, अगर हम ये जिम्मेदारी समझ ले और इसको लेकर के हम चले तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें किसी भी और बल की जरूरत यहाँ पर होगी और हमें किसी के ऊपर निर्धारित रहने की जरूरत है। देखिए, सबके सब जो है वो समझदार हैं, अगर कहीं भी कोई कोताही बरती जाती है तो परिणाम ये होगा कि उस कोताही का नतीजा हमें खुद को भुगतना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए शमशेर, हमें इस टाइम सरकार का पूर्णतः सहयोग करना होगा और अब हमें दूसरों पर निर्धारित ना रह करके खुद की जिम्मेदारी है वो जरूर समझनी होगी। जी बिल्कुल, खुद की जिम्मेदारी को समझना होगा। टोनी शर्मा के पास चलते हैं, पंजाब से हमारे संवाददाता हैं। टोनी, पंजाब सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस को लेकर कोई कार्रवाई हुई है क्या? मीटिंग वगैरह को लेकर कुछ अपडेट मिल पाए हैं हमें? शमशेर जी, अगर बात करें पंजाब की तो पंजाब में फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आ जाती है तो हम बता दिया जाएगा। लेकिन जैसे केंद्र सरकार ने कुछ ढील देने की बात की है
फिलहाल पंजाब में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी कोई आदेश नहीं आया। बाकी सूत्रों से पता चला है कि अगर केंद्र सरकार ने ऐसा आदेश दिया है तो ये जो सूबा सरकारें हैं ये देखेंगी कि कितनी ढील देनी है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये आने वाला समय ही बताएगा, आज रात तक या कल तक कुछ ना कुछ जो सामने आता है तो ही पता चल पाएगा। शमशेर, बिल्कुल इस पर भी चर्चा करेंगे कि इसका असर क्या हो सकता है। मैं अंजनी पांडे के पास चलूंगा। अंजनी पांडे, जैसे कि देखिए हम लगातार इस बात को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं, सरकार तक ये भी पहुंचना बहुत जरूरी है कि अगर आप ढील दे रहे हैं, लोगों को राहत देने की बात आप करते हैं, तो उसके साथ साथ जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। देखिए आम आदमी को तो जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, लेकिन प्रशासन की भी और ज्यादा उसमें भागीदारी बढ़ेगी, मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, और डॉक्टर्स के ऊपर या जो स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ हम तमाम और लोगों की बात करें, सफाई कर्मियों की बात कर लेते हैं, पुलिस कर्मियों की बात कर लेते हैं, उनके ऊपर दबाव बढ़ जाएगा। तो क्या वाकई में इन चीजों से निपटने के लिए बिहार सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है? बता दूं कि जो अभी की जो स्थिति है 238 आंकड़ा जो है वह पहुंच चुका है पॉजिटिव मरीजों का। तो ये सरकार के लिए चिंता की बात है। और जो अस्पताल है, उन अस्पतालों में जो कर्मचारी हैं, वो जो डॉक्टर हैं, जो चिकित्सक हैं, जो पैरामेडिकल कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटी जो है वो बढ़ गई है। उनको अब जो है वह ज्यादा सचेत रहना है कि अब जो यदि बढ़ता है मामला, आंकड़ा यदि बढ़ता है तो किस स्थिति से उससे निपटा जा सके। जहां तक लॉकडाउन की बात है, तो लॉकडाउन में जो अभी पिछले दिनों या अभी तक की जो स्थिति थी, उस स्थिति में देखा जाए तो जो पुलिसकर्मी थे वे डटे हुए थे, मुस्तैद थे, और लोगों को बार बार यह आगाज किया जा रहा था कि लॉकडाउन का उल्लंघन आपके लिए खतरनाक है, आपके परिवार के लिए और समाज के लिए खतरनाक है। लेकिन इसके बावजूद भी कई जगहों पर जो है वो देखने को मिली ऐसी तस्वीर, जो तस्वीर लॉकडाउन का खुल्लम खुला उल्लंघन यदि कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो चाहे वो सब्जी मंडी का इलाका हो या दुकानों का इलाका हो या किराने की दुकान हो, उन सब में जो थोड़ी बहुत असावधानी थी, वो असावधानी लोगों के द्वारा बरती जा रही थी, जो चिंता की बात थी। तो अब जब सरकार कुछ छूट और देने जा रही है, तो उसमें हमारी भी जिम्मेवारी जो है, समाज की जिम्मेवारी है, हर लोगों की जिम्मेवारी बन जाती है कि उस जो छूट दी जा रही है उस छूट का नाजायज फायदा न उठाए। और अभी भी हम यह एहतियात बरतें कि जो आवश्यक चीजें हैं उसके खरीदने के लिए ही हम दुकानों में जाए, उसके लिए ही बाजार में जाए। तो जो आम दिनों की तरह जो हम शॉपिंग किया करते थे, आम दिनों की तरह जो हम सड़कों पर निकला करते थे, उससे अभी भी परहेज करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि जो आंकड़ा है वो आज 15 सुबह 12 घंटे की बात यदि करें तो 15 का आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है। तो सरकार के लिए चिंता की बात है। इसको लेकर के लगातार सरकार जो है वह समीक्षा बैठक कर रही है कि किस तरीके से इन जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उन आंकड़ों से निपटा जा सके। क्योंकि जो जिलों की संख्या यदि देखें तो 20 जिला जो है वह इन संक्रमितों की संख्या 20 जिला हो गई है जहां पर संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है अंजनी पांडे की, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं और सभी लोगों से यही महत्वपूर्ण बात निकल कर आ रही है कि पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी तो बढ़ेगी, स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर बोझ बढ़ेगा, लेकिन हमारे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आ गई है। क्योंकि हम अगर मुस्तैदी से काम नहीं करेंगे, अगर हम सभी गाइडलाइंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, तो हम अपने लिए ही कहीं ना कहीं घातक हो जाएंगे। शुक्रिया अंजनी पांडे, बिहार से ताजा अपडेट देने के लिए। मितेश, आपके पास आऊंगा मैं, आपसे जानना चाहूंगा, ये सही है कि लोगों को कुछ ढील मिल जाए, उनको अच्छा भी फील हो, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है, सरकार की भी बढ़ेगी, पुलिस प्रशासन को बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो क्या परेशानियां आ सकती है यूपी में, किस प्रकार के हालात बन सकते हैं? क्योंकि अभी भी ऐसी खबरें आ रही है कि लोग पालन नहीं कर रहे लॉकडाउन का। देखिए शमशेर, एक बात तो तय है कि सरकारें जो हैं वो बेहद सजग हैं। लगातार गुजारिश की जा रही है, खुद देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की है। और साफ तौर पे सरकारी तौर पे कहा गया है कि जून तक, 30 जून तक कोई भी जो बड़े आयोजन हैं जिसमें भीड़ जुटती है, उस तरह के किसी भी तरह के आयोजन उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे, ये रोक लगा दी गई है। और उसके अलावा ये कहा गया है कि जब भी सड़क पे जरूरी काम के लिए निकलें तो मास्क का उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि कम निकलना हो बाहर। ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन सबसे दूसरी तस्वीर ये भी है कि ये सिर्फ सरकारों का काम नहीं है शमशेर, हमारा आपका हर भारतीय का ये कर्तव्य है कि जो सरकारी गाइडलाइन है उसका पालन करे। क्योंकि बीमारी जाति, धर्म, मजहब देख के नहीं आती है। और ऐसे में जब पूरा देश नहीं, पूरा विश्व इस कोरोना
जैसे महामारी से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, संकट में है, तो ऐसे में सभी का ये फर्ज बनता है शमशेर कि सभी नियमों का पालन करें। और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सख्ती से इस पूरी तरह से जो सरकारी गाइडलाइंस है उसका पालन कराने के लिए तैयार दिख रही है। और यही वजह है कि अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो सरकारी जो अधिकारी है, टीम 11 उनकी है, उनसे अभी भी वो मीटिंग कर रहे हैं। और कुछ देर बाद ही पूरी जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। लेकिन तमाम ऐसे इलाके हैं जिनको रेड जोन में चिन्हित किया गया है, उन क्षेत्रों में खासतौर पर जो नेपाल से सटे इलाके हैं या फिर ज्यादा जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या मिली है, चाहे वो आगरा हो, मुरादाबाद हो, रामपुर हो या फिर नेपाल बॉर्डर के इलाके हो, तो वहां पर सख्ती कुछ ज्यादा की जाएगी। जहां पर मरीजों की संख्या बिल्कुल शून्य है, वहां पर जाहिर सी बात है कि तमाम चीजों में जो ढिलाई है वो यानी कि वहां के लोगों के लिए गुड न्यूज मिलने वाली है। तो थोड़ी देर बाद बहुत कुछ साफ हो जाएगा, बहुत सी बातें स्पष्ट हो पाएंगी। मैं टोनी के पास जाऊंगा, संगरूर से पूछेंगे। टोनी, अगर इस प्रकार की छूट मिल जाती है, पंजाब सरकार की तरफ से कुछ ऐसे आदेश आ जाते हैं, तो क्या परेशानियां भी आ सकती हैं? जी शमशेर, वैसे अगर प्रशासन की बात करें तो यहाँ जो किसी को दिक्कत नहीं है कोई, लेकिन जो नॉर्मल दुकानदार है उसको दिक्कत जरूर आ रही है। लेकिन सबके घर राशन पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि खुशी की बात यह भी है कि 2-3 पहले कोरोना पॉजिटिव थे, 2 को छुट्टी दी जा चुकी है। एक पॉजिटिव रह गया, उसकी रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी। अगर उसका नेगेटिव आ जाता है तो उसको भी छुट्टी दे दी जाएगी। फिर जिला संगरूर को हम मान सकते हैं अभी कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं रहेगा। लेकिन ये अब पंजाब सरकार को देखना होगा कि कितनी ढील दी जानी चाहिए। लेकिन अगर लोगों की बात करें, लोगों से बात की, जो लोगों के बिजनेस ठप हो चुके हैं, जो बिल्कुल मिडिल क्लास लोग हैं, और वो ज्यादा दिक्कत में है, क्योंकि कारोबार बंद है, खर्चे उतरे हैं, जो घर का राशन है, मिडिल क्लास एक को कह सकते हैं वो ना तो राशन मांग सकते हैं, उनको शर्म आती है, वो किसको कहे कि राशन हमारे पास नहीं है। ऐसी दिक्कतों का सामना है। लेकिन अगर कुछ ढील मिलती है, कुछ दुकानदारों को ढील मिलती है, उस पे लोगों को जागरूक होना होगा। अगर मान लो ढील मिल जाती है तो कम से कम जाए, डिस्टेंस में जाए। और मान लो एक राशन की दुकान पे जाते हैं तो एक ही आदमी एक वक्त में घर से निकले, ताकि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए दिक्कत ना हो दुकानदारों को और आम लोगों को। जी, शुक्रिया टोनी इस तमाम जानकारी के लिए। यशेंद्र, आपसे पूछना चाहूंगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले मीडिया के जरिए लोगों के साथ संवाद किया गया, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक ऐप भी लॉन्च की है, तो उससे कितना फायदा लोगों को होगा? बिल्कुल, देखिए शमशेर, जिस तरह से लोगों को, हरियाणा के वासियों को जो दिक्कतें आ रही थी, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक ऐप जो है वो शुरू की है। आपको बता दें कि कल से ये ऐप पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। हेल्प मी ये ऐप है, एंड्रॉइड फोन में आपके ये ऐप डाउनलोड होंगी। और जिस तरह से बाकी ऐप्स डाउनलोड होती हैं, एक ओटीपी के जरिए आप उसमें अपना नाम रजिस्टर करा लेंगे। उसके बाद अगर सुविधाओं की बात की जाए शमशेर, तो सबसे पहली जो सुविधा है राशन की सुविधा। राशन की सुविधा भी आपको उस ऐप के जरिए निर्धारित की जाएगी। आप उस ऐप में राशन की क्वांटिटी बताएंगे, उसके बाद आपको एक टोकन जो है वो जारी किया जाएगा और आप दुकान से जाके उसका राशन ले सकते हैं। दूसरी सुविधा जो बच्चों को दी गई है उसमें यह है कि स्टडी मटेरियल भी उस ऐप में साथ ही साथ मुहैया कराया गया है। यानी कि स्टडी से रिलेटेड कोई भी मटेरियल चाहिए होगा वो आपको सारा उस ऐप में मिल जाएगा। और अगर एक बड़ी समस्या आती है जो बैंक्स की, हम देखते आ रहे हैं कि बैंक्स में जो है लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये प्रयास किया है कि आप जो है उस ऐप से जाएं और उस ऐप से जाते ही बैंक, आपका जो बैंक है उस बैंक का आपको टोकन आ जाएगा और आपको टाइम दे दिया जाएगा। यानी कि इस समय आप जाके वहां से अपना काम पूरा कर सकते हैं, जिसके जरिए लंबी लंबी कतारों से कहीं ना कहीं निजात मिल जाएगा। और एक सुविधा और भी है उसमें ये भी है, अगर आप वॉलेंटियर करना चाहते हैं, आप लोगों को लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं और आप सरकार की और लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो वॉलंटियर भी आप उसके थ्रू कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उस ऐप में और भी एक सुविधा दी गई है कि अगर आपने डोनेशन देना है, जो मुख्यमंत्री का रिलीफ फंड का डोनेशन है, आप उस ऐप के जरिए डोनेशन भी उसमें दे सकते हैं। तो यही सब सुविधाएं हैं जो इस हेल्प मी ऐप के जरिए जो मुख्यमंत्री हरियाणा के वासियों को देना चाहते हैं और उनकी तकलीफें जो है वो कहीं ना कहीं कम करना चाहते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि कल से ये ऐप शुरू हो जाएगी और पूरी तरह से वर्किंग में हो जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ आप जुड़े। अब महबूब सिंधी है जयपुर से हमारे संवाददाता, महबूब से भी पूछ लेते हैं कि जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका किस प्रकार का असर देखने को मिल सकता है। सरकार की तरफ से जो राजस्थान सरकार है उन्होंने क्या कुछ इसको लेकर निर्णय लिया है, अभी तक क्या अपडेट मिल पा रहा है महबूब? जी शमशेर जी, राजस्थान में जहां रेड जोन एरिया है वहां पर सख्ती अभी तक वही पुरानी है
और ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में काफी रियायत सरकार ने दी है। जैसे कि आप मान लो अपन स्कूली सामग्री, खाद्य सामग्री और साथ ही जो राशन की सामग्री है, स्टूडेंट के लिए पढ़ाई की सामग्री है, उनमें काफी रियायत दी है। अगर स्टूडेंट जो बुक बॉल पेन की दुकानों पे ज्यादा भीड़ होने के बाद उनको घर पे भिजवाने की भी सुविधा दी है राजस्थान सरकार ने। यानी अगर इन गाइडलाइंस का पालन होता है, सब कुछ वहां पर केंद्र सरकार के तरीके से चलना शुरू होता है, तो फिर कोई परेशानी आएगी क्या? प्रशासन को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसके साथ साथ और भी तमाम तरह की परेशानियां आ सकती हैं। लोग कहीं ना कहीं जो है वो इन नियमों का गलत तरीके से फायदा भी उठा सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? जी सर, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अगर प्रशासन सही मुस्तैद नहीं रहा तो ये 100% यही होने वाला है सर। लेकिन राजस्थान सरकार ने जो नियम निकाले हैं, राजस्थान सरकार ने जो सुविधाएं निकाली है, वो बहुत काबिले तारीफ है सर, और बहुत अच्छा किया उन्होंने। यानी सरकार की तरफ से बेहतर काम किया जा रहा है। चलिए शुक्रिया महबूब सिंधी। मैं अमितेश के पास से लौटूंगा। अमितेश, आपसे जानना चाहूंगा, हमने सभी लोगों को सुना, कुछ परेशानियां जरूर सामने आ सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा भी खुद का एक फर्ज बनता है कि अगर हमने किसी प्रकार की ढील बरती, अगर हमने सरकार के साथ सहयोग या कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं किया, तो ये जो ढील दी जाने की बात हो रही है वो हमारे ऊपर भी बहुत ज्यादा हमारे ऊपर ही भारी पड़ सकती है। अमितेश, बिल्कुल। और शमशेर, आप तस्वीर देखिए, बाकी जिस तरह की देश दुनिया की तस्वीर आ रही है, कितनी डरावनी वाली है, कितनी भयावह तस्वीर है। लेकिन जिस तरह से वक्त रहते देश ने इस महामारी पे हमने काबू पा लिया है फिलहाल, तो ऐसे में सबकी जिम्मेदारी होती है, और ये सामूहिक जिम्मेदारी है, हर देश के लोगों की जिम्मेदारी है, हर प्रदेश के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो जागरूक रहें। जागरूकता ही एक बड़ा इससे बचाव है शमशेर। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारों के सामने चुनौती है। चुनौती इसलिए हम कह रहे हैं, दरअसल जब भी इस तरह की चीजें, लॉकडाउन अगर तमाम जिलों में ओपन होता है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों की जो भीड़ है वो घरों से निकलेगी, और ऐसे में उन पर किस तरह से नियंत्रण पाएं, किस तरह से उनको काबू में करें, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। शमशेर, आपने देखा कि अलग अलग तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई हैं। कुछ जिलों से जो तस्वीरें आई हैं वो थोड़ी सी परेशान करने वाली हैं। उसके पीछे वजह यह है कि कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं। मनमानी इसलिए कर रहे हैं कि वो मानते हैं कि वो बाहर निकले, अगर सड़कों पे निकले तो उनकी जीत है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि दरअसल वो अपनी जिंदगी तो संकट में डाली, अपने परिवारजनों के और बाकी जो अगल बगल के लोग हैं, जिनकी भी वो शुभचिंतक हैं, उनकी सबकी जो जिंदगी है, जो लाइफ है, वो खतरे में डाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार के सामने चुनौती है, और इस चुनौती से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर चिंतन और मंथन लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और आज भी जो हाई प्रोफाइल जो बैठक है टीम 11 के साथ, काफी घंटे चल रही है, और ये कोशिश की जा रही है एक रणनीति के तहत तमाम वो जिले जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बिल्कुल शून्य है, जहां पर बेहतर खबर है, वहां पर गुड न्यूज सुनने को मिलेगी। लेकिन तमाम ऐसे जो हॉट स्पॉट हैं, ऐसे जो रेड जोन जिले हैं, शमशेर, अगर हम आगरा की बात कर लें, मुरादाबाद की बात कर लें, नोएडा की बात कर लें, गाजियाबाद की बात कर लें, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां से तस्वीर बेहतर नहीं आ रही है। तो ऐसे में हम सबको समझना होगा, सरकारी जो नियम कायदे हैं उनको ध्यान में रखना होगा, और खासतौर पर जो सरकारी गाइडलाइंस है उनका पालन करना होगा, और कोशिश यही करना होगा कि बहुत जरूरी नहीं है पर हमें नियंत्रण स्थापित करना होगा, और सरकार के काम को हम हल्का कर सकते हैं, उसके बोझ को हम कम कर सकते हैं। शुक्रिया अमितेश इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और डॉक्टर्स को क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि अगर इस प्रकार से छूट दी जाती है तो यह भी संभव है कि कोरोना संक्रमण ज्यादा फैल सकता है, और जितना ज्यादा फैलेगा उतना ज्यादा डॉक्टर्स की जो टीम है उनके ऊपर बोझ पड़ेगा। जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको हमें और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। तो फिलहाल हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं वो कैसी हैं, इसके साथ साथ ये भी समझेंगे हम कि क्या डॉक्टर्स के ऊपर जो बोझ पड़ेगा उसके लिए पूरी तरह से तैयारियां नजर आ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सतवीर चौधरी, पूर्व हेल्थ डीजी, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शमशेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पहले तो ये हम जानेंगे कि जो इस लॉकडाउन के चलते गृह मंत्रालय की तरफ से देर रात जो आदेश जारी किए जाते हैं, कुछ गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, उनको लेकर आपका क्या मानना है? प्रथम दृष्टि आपको क्या लगता है, ये जो फैसला लिया गया इसको लेकर आपकी क्या मानना है? देखो, सिर्फ आदेश जारी करने से नहीं होता।
एक तो आदेश को बहुत सख्ती से लागू करना जरूरी है, अक्षरशः लागू करना जरूरी है। दूसरा, लोगों को समझाना जरूरी है। मैं बार बार उदाहरण देता होता हूँ, जब पुलिस वाला चालान काटता है, हेलमेट नहीं बच्चे ने पहना हुआ है या सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई, तो लोगों की रिएक्शन यही होती है, पुलिस वाले तंग करते हैं। तो अब वैसी ही स्थिति है। अब लोगों को पहले तो ये समझाना जरूरी है कि डिस्टेंसिंग जरूरी है। नंबर एक बात ये समझाना जरूरी है। अगर मैं आपके सामने मैं आपसे 6 फुट दूर बैठा हूं और आपने भी मास्क नहीं पहना हुआ, मुझे नहीं मास्क पहना हुआ, तो प्रैक्टिकली खतरा नहीं है। अगर मैं आपसे 3 फुट दूरी पे बैठा हूं, आपने भी मास्क पहना, मैंने भी मास्क पहना, 10 मिनट हम बैठे रहे, तो खतरा कम है। लेकिन अगर हम दोनों में से एक ने मास्क नहीं पहना हुआ और हम 4 फुट पे बैठे हैं और 10 मिनट बैठे रहेंगे, तो एक को इन्फेक्शन है तो दूसरे को हो जाएगी। ये तो मास्क की और डिस्टेंस की बात होगी। उसके बाद अगर दोनों ने मास्क नहीं पहना हुआ या दोनों ने मास्क पहना हुआ है और बिल्कुल 1 फुट की दूरी पे बैठ गए, तो आपके हाथ में जो चीज है, आपने कहीं हाथ लगाया, वहां मैं हाथ लगा दूंगा, रेलिंग पे हाथ लगा दूंगा, मेज पे हाथ लगा दूंगा, आपके पेन को हाथ लगा दूंगा, आपके मोबाइल को हाथ लगा दूंगा। अब जैसे कि सब जानते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक केस आने शुरू हो गए हैं और कम्युनिटी स्प्रेड होना शुरू हो गया है। पहले हम ये कहते थे कि ये विदेश से आया है आदमी, ये तबलीगी का है, ये ऐसा है, इसका कांटेक्ट है, तो इनसे दूर रहो। अब वो स्थिति निकल गई है। अब हमें हर आदमी को रास्ते में जो भी हमें मिलता है, हर आदमी पे हमें शक करना पड़ेगा कि इसको कहीं कोरोना वायरस ना हो। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप दूर रह रहे हो, क्या नुकसान कर दिया आपने। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उस आदमी को कोई ऐसी इन्फेक्शन है, तो आप उससे नहीं बच पाओगे। सेकेंडली, दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे कोई दूध वाला आपके घर पे आया है, धोबी आया है या काम करने वाला आया है, कोई भी आदमी आया है, उसने दरवाजे की घंटी बजाई और घर में एक पॉजिटिव मरीज है जिसको इन्फेक्शन है, दरवाजे की घंटी बजाई कि आमतौर पे लोग आजकल खोलते नहीं दरवाजा, तो उसने क्या किया, दरवाजे को खोला, फिर जाके गेट खड़खड़ाया, फिर और किया, उसका हाथ तो इन्फेक्ट हो गया क्योंकि घर में एक इन्फेक्टेड मरीज है। लेकिन उसको बेचारे को नहीं पता, वो तो दूध देने आया है या किराने का सामान देने आया है। अगर उसने प्रिकॉशन नहीं ली हुई, ग्लव्स नहीं पहने हुए या प्रिकॉशन नहीं ली हुई, तो वो इन्फेक्टेड हो गया। अब वही आदमी दूसरे घर में जाएगा, दूसरे घर में किसी को इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन वहां जाके भी वो घंटी बजाएगा, दरवाजा खोलेगा, अंदर जाएगा, संपर्क में आएगा, या कम से कम दूध की थैलियां जो उसने देनी है या किराने का सामान देना है, वो तो उसने इन्फेक्ट कर ही दिया जी। तो हमें आज की स्थिति में ये मान के चलना है कि जो भी मेरे सामने बैठा है या जो भी कोई मुझे मिल रहा है वो इन्फेक्टेड है जी। तब हम ठीक रहेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये कहा कि आदेश कोई भी जारी कर दिया जाए, लेकिन उसका पालन करवाना बेहद जरूरी है। हमने पहले भी देखा है कि जब भी इस प्रकार की स्थिति कोई बनती है तो ज्यादातर लोग तो उन आदेशों की पालना करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस फिराक में रहते हैं कि जैसे ही कोई छूट मिलेगी हम अपना रंग दिखाएंगे। अब ऐसे में चुनौती बढ़ेगी, प्रशासन की चुनौती बढ़ेगी, पुलिस विभाग को बेहतर तरीके से काम करना पड़ेगा, लेकिन उतना ही दबाव जो है वो डॉक्टर्स की टीम पर भी बढ़ेगा। और पहले हमारे पास डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है, पुलिसकर्मियों की संख्या बहुत कम है, तो ऐसे में कितनी ज्यादा चुनौतियां डॉक्टर्स के लिए खड़ी होने वाली है। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोनों तरफ से काम चलेगा, सख्ती भी होगी और लोगों को समझाना भी होगा कि आपके फायदे के लिए काम हो रहा है। जैसे मैं एक मोटे तौर पे उदाहरण देता हूं, अभी भी कुछ बुजुर्ग लोग 70 साल के 80 साल के लोग हैं, सुबह जाकर के पार्क में चले जाते हैं। मेरी किसी से बात होती है, मैं कहता हूँ पार्क में क्यों जाते हो सैर करने, कहते पार्क में तो कोई नहीं होता, हम ही जाते हैं। मतलब उनके माइंड सेट नहीं अभी बना के पार्क में जाने से क्या नुकसान है। मैं कहता हूँ आपने सैर करनी, छत पे जाके सैर कर लो। असल में आप पार्क में सैर करने नहीं जा रहे, आप पार्क में इसलिए जा रहे हो आपके बुजुर्ग दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे गप्पे मारने जा रहे हो। तो तफरीह हो गई एक तरह से। कोई तफरीह वाला काम नहीं करना, कोई घूमने फिरने वाला काम नहीं करना। आप अपनी छत पे टहल लो, अपने घर में बच्चों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बच्चों से बात करो, टेलीफोन पे बात करो। आजकल वीडियो कॉलिंग बहुत सस्ती है, कोई ऐसी बात नहीं है, आप वीडियो कॉलिंग करो, स्काइप पे करो, व्हाट्सएप पे करो, जैसे मर्जी करो। तो इतनी सारी हमारे पास सुविधाएं हैं, उनका इस्तेमाल करो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, घर से बाहर ना निकलो जब तक जरूरी ना हो। आमतौर पे बहुत से लोग गैर जरूरी घर से बाहर निकलते हैं। उस जो गैर जरूरी घर से बाहर निकला है उस पर बहुत सख्ती होनी चाहिए।
पुलिस को वहां सख्ती करनी चाहिए जो गैर जरूरी आदमी घर से बाहर निकला है। होता क्या है, सख्ती के कारण जिसको बेचारे को जरूरत, सचमुच जरूरत है, वो भी फंस जाते हैं। अब जैसे अब किसानों को राहत देने की जरूरत है जी। जब बादल गरजता है तो हम समझ सकते हैं कि किसान की जिसकी फसल कटी पड़ी है और खरीदी नहीं गई, उसकी किसान की फसल गिल्ली हो जाए तो उसको बहुत नुकसान होगा। जो उसने 6 महीने की जो फसल है, जो कमाई है, जो मेहनत की है, वो एक दिन में खराब होते वो नहीं देख सकता। तो उसको मंडी में जाने की सुविधा दी जाए, ठीक है जी। कोई दूर तो जा नहीं रहा, वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जा रहा है। हाँ। और मंडी में भी डिस्टेंसिंग रखी जाए। ये भी बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। मतलब अभी तो ऐसी ऐसी चीजें जिनसे हम उन्हीं से अभी तक हम पार नहीं पा पाए हैं, तो अगर ऐसे में कुछ और ढील दी जाती तो और ज्यादा समस्याएं हो सकती, क्योंकि लोगों का, हम सबका भरोसा नहीं कर सकते, कुछ लोगों का भरोसा हो सकता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो अभी तक फॉलो नहीं कर पा रहे। हमारे साथ डॉक्टर नरेश शर्मा हैं, IMA वाइस प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजेश कुमार राव हैं, पूर्व IPS अधिकारी। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहले नरेश शर्मा जी, आपके पास आऊंगा मैं। जिस तरह से इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन के नियमों में ढील देने की बात सामने आ रही है, अभी भी राज्य सरकारों को, बहुत से राज्य सरकारों को इस पर फैसला लेना है, लेकिन ये जरूर है कि जितना ज्यादा ढील देने की बात होगी उतना दबाव पड़ेगा हमारी स्वास्थ्य सेवाओं पर। आपका क्या मानना है, कितना ज्यादा दबाव पड़ने वाला है? जी पहले तो नमस्कार शमशेर जी। नमस्कार जी सर। देखिए, लॉकडाउन 2 के पश्चात अब लॉकडाउन में आगे अगर ढील डाल देने की बात के संदर्भ में हम हॉस्पिटल या मेडिकल सर्विसेज के ऊपर जो आगे सिनेरियो चेंज होगा उसकी अगर हम बात करें तो अभी हाल फिलहाल में इमरजेंसी सर्विसेज तकरीबन, चाहे छोटे क्लिनिक्स हैं, चाहे हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम्स हैं या बड़े हॉस्पिटल, सब जगह अटेंड हो रही हैं। बट डेफिनेटली जो क्रोनिक डिजीज हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या और कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जो घर पे लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेके अपने आप को कंट्रोल करके, कंटेन करके बैठे हैं, तो वो एकदम से जब ये लॉकडाउन रिलीज होता है तो वो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर जाएंगे, उससे संख्या बढ़ेगी। दूसरी चीज क्या होती है, जैसे सर्जरी के अंदर एक इलेक्टिव सर्जरी करके भी एक कंपोनेंट होता है जो बहुत बड़ा चंक है, यानी कि कुछ ऐसे सर्जरी के केसेस जिनको यूजुअली ऐसे टाइम पे जो अभी लॉकडाउन का समय है उसमें इसको पोस्टपोन कर दिया जाता है, ये करके कि अभी उचित समय नहीं है और उसको बाद में किया जाए। तो ऐसे केसेस का डेफिनेटली इनको एकदम से संख्या बढ़ने वाली है और वो ओपीडीज में, हॉस्पिटल्स में उसका हम काफी संख्या में उसकी हमें देखने को केसेस मिलेंगे जी। कोरोना संक्रमण को लेकर आप लोगों के पास पहले इतना ज्यादा काम है, उससे निपटने के लिए तमाम तरह की आपको एहतियात भी बरतनी है, इलाज भी आप लोगों को करना है, लेकिन ऐसे में ये सारी सर्विसेज और बढ़ जाएंगी और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लोग अगर प्रॉपर तरीके से इसका पालन नहीं करेंगे तो संक्रमण भी बढ़ेगा, वो और ज्यादा घातक हो जाएगा समाज के लिए भी। और डॉक्टर्स का जो एक हम बात करें, जो इस वक्त कोरोना वॉरियर्स के तौर पर अपने आप को लगाए हुए हैं, उनके लिए भी एक बड़ी समस्या हो जाएगी। निसंदेह, क्योंकि देखिए आज हम सब लोग जानते हैं कि हाल फिलहाल तक कोरोना वायरस नामक इस महामारी का कोई पुख्ता ना तो इलाज है ना वैक्सीन है। केवल सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर हाइजीन एंड टाइम टू टाइम हैंड वॉश इसका एक जरिया है जिससे हम इससे बच सकते हैं जी। पर अगर वापस से सर्विसेज रिज्यूम होती है और वहां पे एकदम से रश के साथ लोग इकट्ठा होते हैं, भीड़ इकट्ठा होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्पजेस सारे डिफीट होते हैं, जो भी हाइजीन मेजर्स हैं, और उसमें इन्फेक्शन को एकदम से बढ़ने का चांस मिलता है। तो डेफिनेटली इस चीज की हमें आशंका है। लेकिन साथ ही मैं एक चीज शमशेर जी आपके जरिए कहना चाहूंगा, देखिए लॉकडाउन जब 1 या 2 करने से हमने डेफिनेटली केसेस को कंटेन किया है, हमने एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया है कि कौन से एरियाज में ज्यादा केसेस हो रहे हैं, मतलब उनको स्पॉटिफाई किया है, ये हॉट स्पॉट है, ये येलो स्पॉट है, मतलब स्पॉट्स हमने वो किए हैं। लेकिन ये एक 100% सोल्यूशन भी नहीं है इस बीमारी के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें साथ ही साथ इस चीज को भी तैयार करना पड़ेगा अपने आप को कि हाउ टू लिव विद द वायरस। कहने का मतलब कि अभी बहुत टाइम तक लॉकडाउन को बियर करना देश की अर्थव्यवस्था के लिए या सामाजिक जीवन के लिए भी उचित नहीं है जी। तो ये जो हाइजीन के मेजर्स हैं या सोशल डिस्टेंसिंग है
इन सब का पालन करके लॉकडाउन अगर उसमें रिलैक्सेशन मिलता है तो उसके जरिए हमें जो भी हमारी एसेंशियल नॉन एसेंशियल सर्विसेज की जो स्थान है वहां पे हमें विजिट करना चाहिए। राजेश कुमार जी, आपसे पूछें कि जो पुलिस महकमा है 12 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे काम कर रहा है, और इस वक्त अगर मैं खाकी की बात करूं या फिर डॉक्टर्स की बात करूं, ये दो ही डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने 24 घंटे देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, न्यौछावर कर दिया है, लगातार इस प्रकार से काम कर रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त कुछ ढील देने की बात हो रही है, वो डॉक्टर्स के लिए, पुलिसकर्मियों के लिए कितना ज्यादा काम जो है कठिन होने वाला है? जी नमस्कार। है कि इस समय जो पुलिस विभाग है, बहुत ज्यादा जोर है। राजेश कुमार जी, आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मुझे लगता है कि आपकी ईयरफोन को आगे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो पीछे आपका ईयरफोन है उससे आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मैं सतवीर चौधरी जी आपके पास आऊंगा। ये एक बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण काम है इससे निपटना, लेकिन जैसे कि डॉक्टर नरेश शर्मा जी बात कर रहे थे कि हमें उसके साथ भी अपने आप को जीने के लिए ढालना पड़ेगा। यानी ये कह सकते हैं कि संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है, ये तो नहीं कर सकते कि सब कुछ हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए या 3 या 4 महीने के लिए बंद कर दिया जाए। हमें अपनी लाइफस्टाइल में ही कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि अब जो जीवन जीने का तरीका है वो मुझे लगता है कि बदलने वाला है आने वाले कुछ सालों के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। अभी आपने नोट किया होगा पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में शादियां या तो हुई नहीं है या हुई हैं तो 2 या 4 आदमियों के साथ जाकर के चुपचाप शादी हो गई है। लोगों ने बर्थडे भी मनाए हैं, त्योहार भी मनाए हैं। तो तरीका 1 महीने में चेंज हुआ है। तो ये जो बदलाव है जिसकी हमें थोड़ी थोड़ी आदत अभी पड़ी है, ये आदत हमें कुछ महीने कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। लेकिन ये बात जो डॉक्टर नरेश शर्मा ने अभी कही है, ये शायद हम महीने बाद सोचेंगे। अभी तो हमारे गले आफत पड़ी हुई है। पहले जान बचे, फिर जहान की बात करेंगे, फिर धंधे की बात करेंगे, फिर इकोनॉमी की बात करेंगे। डॉक्टर होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूं कि जो अमेरिका का, स्पेन का और इटली का हाल हुआ है, अगर वैसा हाल हमारे देश का हो गया तो बचना बहुत मुश्किल है। तो सबसे जरूरी काम ये है कि बीमारी आगे ना फैले। तो ये अगला जो महीना है उसके लिए बहुत जरूरी है। जैसे रेड स्पॉट बनाए हैं, ऑरेंज बनाए हैं, ग्रीन बनाए हैं। ग्रीन एरिया में सिटी के अंदर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में जाने की ढील जाए। हमारे सामने उदाहरण है भीलवाड़ा का, कारगिल का उदाहरण है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पर लोगों ने अच्छी तरह लॉकडाउन करके, पूरा एरिया सील करके, अच्छी तरह अनुशासित रह के लोगों के साथ से बीमारी कंटेन की है जी। और ऐसे भी एरिया हैं जहां पे जिन्होंने अनुशासन नहीं रखा और बहुत बुरी तरह से बीमारी फैली है। ये बहुत अहम कदम है, इसको समझदारी से हमें उठाना पड़ेगा और सबको साथ मिलकर आना पड़ेगा। डॉक्टर माफ कीजिए, डीके भारद्वाज हैं, रिटायर्ड कर्नल, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीके भारद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद जी। जय हिंद कर्नल साहब। मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं राजेश कुमार जी से बात कर रहा था। राजेश कुमार जी, जो चुनौती बढ़ने वाली है इस नियम में कुछ बदलाव करने के बाद, वो कितनी आप बड़ा हुआ समझ रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों के लिए कितना ज्यादा दबाव पुलिस प्रशासन पर पड़ने वाला है? निश्चित रूप से ये जो व्यवस्था होने जा रही है और थोड़ी थोड़ी ढील मिल रही है, तो पुलिस के लिए उस समय तो आसान होता है जब ये बिल्कुल पूरा टोटल क्लैंपिंग हो। कोई नहीं निकल रहा है, किसी को नहीं निकलने दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं निकलने दे रहे हैं, उसको मेंटेन करना तो आसान है। लेकिन जब ये होता है कि नहीं, कुछ लोग जाएं कुछ लोग न जाएं, तो कौन जाए कौन न जाए, किसकी जरूरत है किसकी जरूरत नहीं है, हर आदमी लड़ने को तैयार होगा। जो घर से अपने बाहर निकल करके केवल 3 लोगों को बैठा करके लिए इसलिए निकल रहा है कि जरा ऐसा है कि वो फन माल तक घूम आए, और किसी ने रास्ते में रोका तो उन्होंने कहा साहब हम बहुत जरूरी काम है जा रहे हैं, वो दवा लेने के लिए जा रहे हैं। तो अब इस बात में आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसकी जरूरत जरूरी है और किसकी जरूरत उतनी जरूरी नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा काम ये कठिन हो जाएगा जब इस तरह का मिक्स जो है वो ओपनिंग होगी। लेकिन ठीक है, इसको के लोगों की जो सहूलियत है उसको देख करके हमें कहीं न कहीं अपने जो नागरिक है उन पर भी विश्वास रखना पड़ेगा, उन्हें भी कहना पड़ेगा। हम लोग घर में बात कर रहे थे, हमने कहा ठीक है ये खुल रहा है,
लेकिन इससे खुलने के बाद हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अगर ग्रोसरी है, अगर हमें सब्जी मिल जा रही है, सामान है हमारे पास, तो हमें घर से बाहर निकलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो तो अननेसेसरी लोग जिनका बिल्कुल मन बढ़ा हुआ है कि नहीं चलो घूम आए, जरा रिवर फ्रंट तक घूम आए, वो कोई ना कोई बहाना करके निकलेंगे, उनसे अपील करने की जरूरत है। लोग अगर ये समझ रहे हैं कि ये कोरोना का जो प्रभाव है वो खत्म हो गया है, तो ये गलतफहमी है। अभी भी जैसा अभी डॉक्टर कह रहे थे कि जो हॉट स्पॉट्स हैं, उन हॉट स्पॉट्स को अगर मेंटेन कर ले जाएंगे हम कायदे से, वहां से आवागमन नहीं होगा। उन डिस्ट्रिक्ट में, जिन डिस्ट्रिक्ट में कि अभी तक जो है वो कोरोना का प्रवेश नहीं हुआ है, जो बचे हुए हैं, अगर उन डिस्ट्रिक्ट में बाहर से अगर कोरोना नहीं आ पाएगा, अभी आज ही या कल की मैं खबर पढ़ रहा था, कुशीनगर में एक व्यक्ति देवबंद से अपने घर गया, और वो देवबंद से अपने घर गया और वहां पर जो है 26 लोगों को उसने वो क्या कहते हैं उनको संक्रमित किया। उसमें से 19 लोग पॉजिटिव आए, एक कोरोना पॉजिटिव आया, उसने 19 लोगों को पॉजिटिव बना दिया, जबकि कुशीनगर जो है ऐसा जिला था जहां पर कि वो कोरोना फ्री चल रहा था। तो ये तो एक गलती कहीं हुई, एक सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो जहां पर बिल्कुल ऐसी चूक जो है वो हो रही है और हो भी सकती है और होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ऐसी चूक से हमें समझना पड़ेगा कि जितना ज्यादा हम समझदार रहेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, अपने जहां जिस जगह पर मौजूद है उस जगह को छोड़कर परिवार से मिलने की कोशिश करते हैं। जितना ज्यादा लोगों ने कोशिश की, उतना ही ज्यादा लोगों ने इस संक्रमण को बढ़ा दिया। कर्नल साहब, आपसे जानूंगा मैं, ये वाकई में समस्या तो है, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए हमें और इंतजाम करने चाहिए और तमाम चीजें करने की जरूरत है। लेकिन इसी बीच ये कुछ रियायत मिली है लोगों को, तो रियायत भारी पड़ेगी या फिर इस रियायत से लोगों को थोड़ा आराम मिलेगा? जय हिंद जी। कोरोना एक महामारी है जो 1920 कार्तिक की बीमारी बोलते हैं हम, कार्तिक की बीमारी के बाद जी संसार ने पहली बार झेला है इसको, और इससे हम निजात पा लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। खासकर एशिया के देश, जो हमारे एशिया के नॉर्थ ईस्ट को, एशिया को छोड़ के जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, साउथ एशिया के देश हैं, इन लोगों में वैसे ही जो इनकी इम्यूनिटी है काफी हाई है, और हम मलेरिया फ्लू वगैरह से लड़ते रहते हैं। और इसी तरह की ये बीमारी, ये भी जो कोरोना संक्रमण है, ये भी उसी प्रजाति का है। तो हमें इससे ज्यादा घबराने की लोड़ नहीं है। जैसे अमेरिका में, यूरोप में हो रहा है, ठंडे मुल्कों में, वो लोग इस बीमारी के आदी नहीं है, उनके वहाँ मच्छर वच्छर नहीं होते, और इसके लिए वायरस के आदी नहीं है। तो ये जो गवर्नमेंट ढील दे रही है, ये सराहनीय कदम है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट ने सोच समझ के किया है। गवर्नमेंट ऐसे लोग बैठे हैं, बड़े समझदार लोग हैं। ऐसा लगने लगा था गवर्नमेंट को कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा इस बीमारी को लेकर पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, लोगों को इतना ज्यादा, क्योंकि घर में रहेंगे तो और ज्यादा परेशान रहेंगे। और हिंदुस्तान, जैसे आपने कहा कि लड़ने में हम सक्षम ऐसी बीमारियों से, तो वो कहीं ना कहीं समझ में आ गया है, गवर्नमेंट को समझ रही है। बिल्कुल, घर में रहें तो लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। घर में आप, छोटे छोटे घर हैं हमारे, उन घरों में आप 10 8 मेंबर हैं, छोटे छोटे घर हैं, उनको कितनी देर तक घरों में कंटेन करके रखोगे? वो ज्यादा साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली बीमार हो रहे हैं। ये ढील देना पड़ेगा, खासकर जो ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, उनमें ज्यादा सख्ती की जरूरत नहीं है। हाँ, रेड जोन, हॉट स्पॉट्स, उनको आप सील करिए, उनमें आवागमन बंद करिए। बाकी जोन हैं देश में, जो अधिकतर तकरीबन 70-80% जो देश है वो ग्रीन और ऑरेंज जोन का है। तो उसमें कंट्रोल्ड मूवमेंट सराहनीय कदम है, ये होना चाहिए। क्योंकि आप अभी, मैं तो गांव से हूँ, हमारी फसलें कट रही हैं, फसल को हमने कब तक रोकोगे? फसल काटनी है, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा देश। उसके बाद फसल को मंडी में लेके आना है ताकि जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचे। ये जो हमारे भंडार हैं पुराने, ये तो खत्म हो जाएंगे, हम इन भंडारों को आगे भरना है हमने। हमारे सब्जियां खत्म हो रही हैं, फल फ्रूट्स हमारे नहीं आगे जा रहे हैं, तो जनता खाएगी नहीं तो क्या जिएगी? उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कमजोर हो जाएगी। तो हमें चाहिए कि हम कंट्रोल्ड मूवमेंट जो गवर्नमेंट कर रही है वो करे। और फौज को, कर्नल साहब, फौज को सबसे ज्यादा अनुशासित माना जाता है, तो उसी तरीके से हिंदुस्तान की आवाम को भी उसी अनुशासन के तहत रहना पड़ेगा, अपने जीवनचर्या को थोड़ा बदलाव उसमें लाना पड़ेगा। क्योंकि जितना ज्यादा अनुशासित रहेंगे, जितना ज्यादा सावधानी बरतेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तो फिर कोरोना अगर कहीं है तो भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मैं ग्रामीण इलाके से हूँ, हम ग्रामीण इलाकों में, हमने खुद ठिकरी पैरा बोलते हैं हम,
गांव वाले लोग इकट्ठे होके ही पैरा लगा रखे हैं बॉर्डर पे। हाँ जी, कि हमारे गांव से कोई आएगा जाएगा तो कंट्रोल तरीके से जाएगा, हमारे गांव से सब्जियां जाएंगी आएंगी तो कंट्रोल तरीके से आएंगी। गांव में आवागमन सैनिटाइज होता है गांव के बॉर्डर के ऊपर ही, हम खुद करते हैं ग्रामीण लोग। तो ये धरातल पे जो कार्रवाई इतनी होगी, गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, समाज जो करेगा, समाज कंट्रोल करे। जैसे ये एक भाई कह रहे थे, हमारे ही भाई कोई, कि शादियों में, कांग्रीगेशन, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में इतना बड़ा भारी भीड़ जमा होता था, वो भीड़ हम खत्म करें। भगवान मंदिर मस्जिदों में नहीं है, भगवान तो जमीन पे है, आप वहीं भगवान की पूजा करें। जैसे ये बड़ा अच्छा है, अभी आज जुमे का दिन है, आज से महीना स्टार्ट हुआ, रमजान का महीना स्टार्ट हुआ है जी। तो ओवैसी साहब ने भी फरमान जारी किया है कि लोग घरों में ही नमाज पढ़ें। तो ऐसे हिंदू तो वैसे ही घरों में मंदिर में पूजा कर रहे हैं, अपने अपने घरों में सबके इष्ट देवता हैं। तो हम बिना बात की कांग्रीगेशन मत करें, ब्याह शादियों में कम लोग जाएं, वैसे भी ब्याह शादियों में ज्यादा लोग जाना बेवकूफी है, फिजूल खर्ची है। तो समाज सुधार होगा, अच्छी बात है ये, और समाज आदतें बदलेगा और समाज ही कोरोना को हराएगा। गवर्नमेंट का तो सहयोग है, हराएगा समाज, समाज अपनी आदतें बदलेगा, समाज सुधरेगा और समाज कोरोना को हरा देगा, ये मेरा मानना है और हमारे ग्रामीण इलाकों का भी मानना है जी। शुक्रिया भारद्वाज जी, कर्नल साहब हमारे साथ जुड़े और बहुत अहम जानकारी आपने दी। राजेश कुमार जी, देखिए ये बड़ा अहम मुद्दा इस वक्त है कि हम बदलाव के लिए अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि जिस तरीके से हम पहले जीते आए हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी आना, अपनी मर्जी से कहीं भी जाना, और ये तो है, लेकिन एक और खास बात देखी जा रही है कि यहाँ लोग न हिंदू देख रहे हैं, मुसलमान देख रहे हैं, न सिख न ईसाई, सबको एक ही बात समझ में आ रही है कि सबसे पहले हमें अपने आप को कोरोना से बचाना है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हम बाद में चले जाएंगे। तो ये भी एक बदलाव का प्रमाण, बदलाव का प्रतीक है। जी बिल्कुल शमशेर जी, आप ये समझिए कि अब आदमी को अगले कई सालों तक और हो सकता है वर्षों तक, काफी दिनों तक इस कोरोना के साथ जीना है। ये जो कोरोना की स्थितियां हैं, इन स्थितियों के साथ जीना है। जो इसमें आपने सीखा है, जो इसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इसको आपको बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब ये जो घर से बाहर निकलने के बाद आपके चेहरे पर जो मास्क बंधा है, इस मास्क को आपको परमानेंटली लेके चलना पड़ेगा। आपको जो ये बात समझाई गई है कि जो है वो अपने हाइजीन का ख्याल रखो, हाथ धो, ये बात तो अगर कोरोना नहीं था तब भी जो नॉर्मल फ्लू था, इन्फ्लुएंजा था, जो संक्रमण की बीमारियां थी, वो इससे बढ़ती थी। अब ये एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। और जो अनावश्यक हम भागते रहते हैं, आज की तरह आप देखिए, अगर सड़कों पे जिस तरह की भीड़ है नॉर्मल लॉकडाउन से पहले वाली, तो लोग जिस तरह से सड़कों पर भागते हैं, मॉल में, रेस्टोरेंट में, पिक्चर हॉल्स में, तो अनावश्यक भाग रहे हैं। नहीं भी भागे, आज की तारीख में नहीं भाग रहे हैं लोग, घरों में रह रहे हैं अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, तो कितने आराम से, कितने अच्छे तरीके से रह रहे हैं। ये जिंदगी भी कितनी खूबसूरत है। लोग घर से काम कर रहे हैं, घर से बाहर निकलना जरूरी होगी। जो जिनको मजदूरी करनी है, जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है, जो खेती का काम है, जो प्रोडक्शन का काम है फैक्ट्रीज में, वहां जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। लेकिन जो ये हम जो सीख रहे हैं कोरोना के साथ में, ये हमको लेके चलना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात शमशेर जी, ये कोरोना से हमें न तो हमें धर्म बचाएगा, ना हमें कोई जाति बचाएगी, ना हमें कोई सरकारी एजेंसी बचाएगी। कोरोना से अगर हमें बचाएगा तो ये भय बचाएगा जिंदगी का। कोरोना जिसको लगा और जो पहुंच करके वेंटिलेटर और आईसीयू की स्टेज में गया, उसमें लौट करके आने वालों की संख्या कम है। अगर अपनी जिंदगी प्यारी है, और हमको तो प्यारी है, हम सब लोगों को प्यारी है, अगर हमें अपनी जिंदगी प्यारी है तो चाहे कितना भी लॉकडाउन खुल जाए, हमको बाहर निकलने की जरूरत केवल इसलिए नहीं है कि चलो जरा मस्ती करके आते हैं। हमको जो अपनी जिंदगी का डर है, तो हम अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जितना भी जरूरी नियम कायदे हैं जो हमको कोरोना से बचा सकते हैं, सारी की सारी आप ये देखिए, प्रिकॉशंस लेने के बावजूद शमशेर जी लोगों को कोरोना हो जा रहा है। तो उस कंडीशन में अपने को जितना बचा सके उतना बचाना अच्छा है, वो जरूरी है। हाँ, जो जरूरी है बिल्कुल, उसके लिए बाहर निकलना भी जरूरी है। ये परिस्थितियां लंबे समय तक बनी रह सकती हैं, क्योंकि इस वायरस को लेकर जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो यही है कि ये नहीं पता कि कब तक इसका आखिरी मरीज हमें मिलेगा, कब तक उसको हम ठीक होने की बात कर सकते हैं। मैं डॉक्टर नरेश जी आपसे पूछूंगा कि ये सही बात है कि अब हमें आने वाले कई सालों तक इसी प्रकार से अपने आप को जीने के लिए तैयार करना पड़ेगा।
वो पुरानी जो जिस तरीके से हम लोग जी रहे थे, पुराने ढर्रे पर चल रहे थे, जिधर चाहा मुड़ जाते थे, जिधर चाहा हम काम के लिए निकल जाते थे, लेकिन अब अनुशासित होकर जिंदगी बितानी पड़ेगी। ये नया बदलाव है जो कोरोना लेकर आया है। देखिए शमशेर जी, मैं आपको सबसे पहले तो 2-4 मुख्य महत्वपूर्ण बातें मैं बता देता हूं। पहली चीज कि कोरोना वायरस की हम सबको मालूम है अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। मान के चलते हैं कि इसकी वैक्सीन 6 से 9 महीने के अंदर आ भी जाती है, तो भी हर वैक्सीन का अपना एक इम्यूनिटी का एक टाइम होता है। जैसे हम बात करें कि पोलियो की वैक्सीन आई थी, उसको लगाने से लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाती है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आई थी, उससे 5 to 7 years का रहता है। इसके बाद H1N1 की वैक्सीन आई थी, जिसकी इम्यूनिटी वेरी करती है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन स्ट्रेन में जो आता है 6 months to 1 year। तो एक तो ये अनसर्टेनिटी है अभी कि वो वैक्सीन की बने भी तो उसकी इम्यूनिटी कितने टाइम तक रहेगी। दूसरी बात, बड़ी प्रैक्टिकल बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो कंट्री है, जैसे डेमोक्रेसी के कुछ फायदे होते हैं तो कहीं नुकसान भी है। अगर ये वैक्सीन आती है, जब तक इसमें 100% वैक्सीनेशन थ्रू आउट द कंट्री नहीं होता, ड्रॉप आउट्स रहेंगे तो केसेस निकलते रहेंगे। आप याद करिए 2004 में 1994 में पल्स पोलियो कैंपेन शुरू हुआ था। आज 26 साल हो गए उसको, अभी भी कहीं ना कहीं पोलियो के केसेस हम सुनते रहते हैं। टीबी का आप देखिए इरेडिकेशन कब से प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि ड्रॉप आउट्स रहेंगे तो ये केसेस आते रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करता हूं गवर्नमेंट के सारे स्टेप्स की, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, और आगे भी जरूरत पड़ती है तो स्पोर्ट्स के हिसाब से लॉकडाउन रखना चाहिए। पर साथ ही साथ ये समय है कि हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके और वायरस के साथ अडेप्ट करके लाइफ को जीना पड़ेगा। मेरे से पहले जो अभी स्पीकर थे बिल्कुल सही बोल रहे थे वो, कि हमें जैसे जो भी कांग्रीगेशन है, चाहे मैरिज का है, चाहे अपने एंजॉयमेंट फन प्लेसेस का है, वो सब अवॉइड करना पड़ेगा। हाइजीन और सैनिटेशन, या आप ये कहिए कि सोशल जैसे ग्रीट कर रहे हैं, वो सब तरीके चेंज करने पड़ेंगे और इसके साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। हाँ जरूर, जब इसके साथ एक हर्ड इम्यूनिटी कह लीजिए या वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी जब वो पूरे हमारे सिटीजन, कंट्री के सब सिटीजन्स में आ जाएगी, तो इससे हमें निजात मिल जाएगी। ठीक है, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा सतबीर चौधरी जी। जो बातें आज हम कर रहे हैं, इसके निष्कर्ष के तौर पर, निचोड़ के तौर पर ये कहा जा सकता है कि अपने आप को आप तैयार कर लें और पुरानी आदतों को बदल दें, क्योंकि हमारा भी मकसद यही है कि हमें अपने आप को इस तरीके से तैयार करना पड़ेगा जिस वक्त परिस्थितियां हैं, और इनको लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि ये कितने साल तक चल सकती हैं। इस वक्त हालात ऐसे ही बन रहे हैं और आने वाले वक्त में भी ऐसी परिस्थितियां काफी लंबे समय तक रह सकती हैं। तो लोगों को एक मैसेज क्या देंगे? धन्यवाद शमशेर सिंह जी। पहली बात तो जैसे कर्नल साहब कह रहे थे, हमें विश्वास रखना चाहिए। बीमारी तो डेफिनेटली खत्म होगी, इसमें कोई शक नहीं है। 6 महीने में खत्म हो, साल में खत्म हो, 2 साल में खत्म हो, ये कोई भी बुरा दिन, कोई भी बुरा बीमारी, कोई भी चीज है, खत्म होती है। हमें विश्वास रखना चाहिए, विश्वास से इम्यूनिटी बढ़ती है। चिंता करने से, फालतू सोचने से इम्यूनिटी घटती है। तो हमें ये नहीं सोचना, बीमारी तो जरूर है। सिंपल सा तरीका है, हमें सोशल डिस्टेंस रखना है, बार बार हाथ धोना है। इतना सिंपल, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। हम कोई अमेरिका में या यूरोप में तो बैठे नहीं है कि जहाँ जो लोग 2-2 दिन नहाते नहीं है। हमारे तो वैसे ही लोग 2 बार नहाते हैं, हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद हाथ धोने हैं। सिंपल सा एक तरीका है। तो ये करना है हमने, और विश्वास रखना है, भगवान पे विश्वास रखना है। अभी रमजान शुरू हो रहा है और कल अक्षय तृतीया है। मैं सबको मुबारक देता हूँ और सबको ये भी अनुरोध करता हूँ कि जिसको आपने मुबारक देनी है, जिसको आपने मिठाई भेजनी है, टेलीफोन पे ही कर लो, किसी के पास नहीं जाना, कोई समारोह नहीं करना। आगे के लिए जन्मदिन, एनिवर्सरी, फालतू चीजें हमेशा अब कुछ महीने, 2 महीने के लिए भूल जाओ जी। अभी बात हो रही थी कि हमें लॉकडाउन खत्म करना चाहिए, रखना चाहिए। एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआ है। तो लॉकडाउन तो हमें धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा। जहां जहां लॉकडाउन हम खत्म करते हैं, ढील देते हैं, वहां टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी, ट्रेसिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। दिक्कत यह है कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग करने की भी हमारे पास सुविधाएं नहीं है। हमारे अस्पतालों में सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है और हो भी नहीं सकती जितनी कि इटली, स्पेन में और अमेरिका में है। तो सबसे बड़ी चीज जिस पे डिपेंड करेंगे हम, वो लॉकडाउन ही है। लॉकडाउन को करना सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास जी। जो ट्रेसिंग है या टेस्ट बहुत ज्यादा कर लिए जाएंगे, ये चीजें हमारे यहाँ ज्यादा संभव नहीं है। जी डॉक्टर साहब,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े। और इसके अलावा डॉक्टर नरेश जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। राजेश कुमार राव जी, पूर्व आईपीएस, हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा आज हम कर रहे थे कि जो लॉकडाउन के कुछ नियमों में ढील दी गई है उससे कुछ अच्छा तो फील हो रहा है, और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि जितनी भी बातें हम सुन रहे हैं वो ये सुन रहे हैं कि इस वायरस को लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि कितने लंबे समय तक रह सकता है। और ऐसी परिस्थितियों में अगर ज्यादा समय तक लॉकडाउन को लागू किया जाता है, बहुत ज्यादा ढील नहीं दी जाती है, तो फिर लोग फ्रस्ट्रेशन में भी आ सकते हैं। तो कुछ रियायतें दी गई हैं, पर उसमें सबसे अहम यही है कि हमें अपने आप पर कंट्रोल बना के रखना है। हमें लॉकडाउन के जो नियम उनका पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन का प्रॉपर तरीके से पालन करना पड़ेगा, ग्लव्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम जो भी काम करने के लिए बाहर निकलते हैं तो फिर कोरोना के संक्रमण से हम बच सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक इतनी ज्यादा छूट जो है वो उनके ऊपर नियंत्रण लगाया हुआ था वो भी नहीं की जा सकती है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।